नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस जो 17 मार्च को होने वाला है उस विषय में डिस्कशन करेंगे। आज 23 फरवरी हो चुका है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 17 मार्च को पेपर ही है, तो 16 दिन वो और इस बार 29 की फरवरी है, तो इसका मतलब लीप ईयर पड़ रहा है। तो 5 दिन आपके पास ये बच जाते हैं, 5-6 दिन, है ना। 16-6 22 दिन आपके पास बचते हैं और कुल मिलाकर के मोटे मोटे सब्जेक्ट हमारे पास 8 हैं। तो 8 सब्जेक्ट को किस हिसाब से डिवाइड करें कि हमारा जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है, यानी लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 120-25 नंबर के आसपास वो कट ऑफ हम क्लियर कर जाएं। दूसरा, सेकेंड पेपर जो सीसेट का होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो हम क्वालिफाई कर जाएं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी फॉलो की जाए कि इतने शार्ट टाइम में, यानी 22-23 दिनों में हमारा कैसे एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाए। कितने मॉक टेस्ट करें, है ना, किस टाइप के मॉक टेस्ट करें, सब्जेक्टिव करें कि ओवरऑल पूरे जीएस के ही करें, तो वो सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और कितने क्वेश्चन में हम सेफ रहेंगे, इस तरह की सभी चीजों को हम डिस्कस करते हुए आए हैं। और नेक्स्ट 2025 बैच के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हम 5 से 7 के बीच में लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री को लेकर के आएंगे। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा आरओ का एग्जाम है उसमें धार लटकी हुई है, जो 11 फरवरी को हुआ था, है ना। आज 11 दिन हो चुके हैं, अभी कोई खबर नहीं आई है कि कब री एग्जाम होगा नहीं होगा, है ना। कमेटी जो रिकमेंड करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बच्चे मार्च कर रहे हैं, है ना, आंदोलन कर रहे हैं, भूख प्यास सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आयोग के कान में अभी जू नहीं रेंग रही है। उसी तरह जो 2024 का 17 मार्च का एग्जाम है हमारा पीसीएस प्रीलिम्स, है ना, कहीं ऐसा ना हो उसमें डेट में कोई संशोधन हो, डेट बढ़े घटे, है ना। तो ऐसा बहुत रेयर लगता है। लगभग 99.9% मैं कह सकता हूं कि एग्जाम आपका प्रीलिम्स एग्जाम 17 मार्च को ही होगा। और आपके पास ज्यादा दिन बचे नहीं है, करीब 20-25 दिन, 20-22 दिन मान के चलिए कि आपके पास हैं। अब इतने 60 ड्यूरेशन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, वो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को अगर समझें, तो सिलेबस में देखो दो चीजें हैं। आपका 9 से 9:30 से 11:30 आपका जीएस फर्स्ट होगा, और उसके बाद 2:30 से 4:30 आपका जीएस सेकेंड पेपर होता है। ये दो पेपर एग्जाम होते हैं। अब फर्स्ट पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका पूर्णांक तो 400 नंबर का है, लेकिन सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। अब क्वालिफाइंग नेचर में आपका जैसे हिंदी है, जनरल हिंदी पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और 10 क्वेश्चन के आसपास इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि सभी सेगमेंट को आप बराबर ध्यान दें, है ना। जो आपको इजी लगता है, सभी सेगमेंट को अगर आपको ध्यान देना इजी लगता है तो आप सभी सेगमेंट को ध्यान दें। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि रीजनिंग और हिंदी पोर्शन को थोड़ा सा बेहतरी के साथ तैयार करें। मैथ के जो 2 4 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना, इजी टाइप वाले, वो कर लें। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो आपके बस का हो सकता है ना हो। तो आप अगर आपको 33 ही क्वेश्चन तो सही करने हैं। अब 33 क्वेश्चन सही करने हैं तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन में 33 ऐसे क्वेश्चन छांटने हैं। आप प्रीवियस ईयर का सीसेट का पेपर यूपी पीसीएस का देख सकते हैं। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको कम मेहनत करके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ें। फिर अगर हम बात करें कि जीएस फर्स्ट पेपर की, अब देखो जीएस का फर्स्ट पेपर हम देखें, जीएस फर्स्ट 150 क्वेश्चन 200 नंबर में, टाइम 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट। अब कुल मिलाकर के आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहे हैं। क्यों मुश्किल लग रहे हैं? कि भाई कुछ क्वेश्चन, जैसे 40 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ बड़े इजी टाइप के होंगे, जो आपके 50
30-32 सेकंड में हो जाएंगे, पढ़ के आपने चट से टिक कर लिया, थोड़ा सा रिकॉल किया, हो गया आपका काम। लेकिन आपको एक्चुअल मेहनत करीब 50 से 60 क्वेश्चन में करनी है, ठीक है, जहां पर आपको दम लगाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन होंगे मॉडरेट टाइप के। यहां पर आपको क्या करना है, 50-60 क्वेश्चन में, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इन्वायरमेंट का हो, साइंस एंड टेक का हो, ये 50-60 क्वेश्चन जहां पर आपको जैसे युग्म वाले सवाल काफी पूछे जाते हैं, है ना। और चार, एक तरफ चार दे दिए गए, दूसरी तरफ स्थान दे दिए गए, मान लिया किसी प्लेस का नाम दे दिया गया, दूसरी तरफ स्टेट दे दिया गया, तो आपको मिलान करने वाले होते हैं। तो लगभग 50-60 क्वेश्चन में से आपको दम लगानी पड़ती है। तो ये मिला करके आप 100-110 क्वेश्चन निकल के आते हैं। 110 क्वेश्चन ये इजी टू मॉडरेट टाइप के होते हैं, जहां पर आपको लगभग, ये मैं कह सकता हूं, 1 घंटे या 90 मिनट के अंदर आप इनको निपटाने हैं, ठीक है। अब बाकी बचते हैं आपके पास 30 मिनट। 30 मिनट में क्या होता है, जो टफ, ठीक है, टफ टाइप के 40-50 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन निपटाने हैं। और कुल मिलाकर के आपको लगभग 120 टू 130 के बीच में ही रहना है। यही एक एवरेज स्केल है जहां पर आपको टिकना है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है, तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास भटक जाएंगे। और ये 100% मान के चलिए, अगर इतने क्वेश्चन सही करिए और इसमें से 100 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, 120-30 क्वेश्चन में आपके अगर 100 क्वेश्चन सही हो गए ना, तो ये 200 100% पर मान के चलिए आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से 120-30 क्वेश्चन अगर करते हैं, उसमें आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो 100% मान के चलिए आपका प्रीलिम्स बड़े आराम से निकल जाएगा। ओके, ये बात आती है। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको 150 के 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले माइंड मेकअप करके जाएंगे ना, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बढ़िया मिल जाएगा आपको। पर भाई जो इजी टाइप के हैं वहां 30 सेकंड दे दो, जो टफ टाइप के हैं, पढ़ने में थोड़ा रिकॉल करने में आपको टाइम लग रहा है, तो वहां पर आप 1.5 मिनट दे दो एक क्वेश्चन को, तो आराम से 120-25 क्वेश्चन अगर आप सोच के जाते हैं, तो 100% मान के चलिए आपके क्वेश्चन सही होने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर आप 150 क्वेश्चन सोच के जाते हैं, समझो, अगर 150 क्वेश्चन समझ के जाते हैं, तो आपके पास टाइम तो वैसे भी 45 सेकंड हो गया, ठीक है। 45 सेकंड आपके पास टाइम कम हो गया। अब 45 सेकंड अगर ईच क्वेश्चन को देंगे, या मान के चलो आपने 40 क्वेश्चन 10 ही मिनट में निपटा लिए, ठीक है, जो इजी टाइप के थे, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम शार्ट हो जाएगा, आप सब जगह को अटेंड नहीं कर पाओगे, हो सकता है किसी टॉपिक में फंस जाओ। ओके, तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको 120-25 क्वेश्चन सोच के जाने हैं कि भाई मुझे इतने ही करके आने हैं, ठीक है। और आरओ एआरओ का अगर आपके दिमाग में बर्डन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी भूल जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। अब क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, तो इसका सिंपल सा सिद्धांत ये है कि हमें कुछ चीजों को अवॉइड करना होगा और कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ना होगा। अब जैसे मैं इसमें बात करूं, जीएस फर्स्ट पेपर में, तो जीएस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट होंगे ना, जीएस फर्स्ट, अब इसमें देखो, एक तो हिस्ट्री होगा। अब हिस्ट्री में देखो एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न, 3 सेगमेंट ये हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 5 सब ये सेगमेंट हो जाते हैं। अब एंशियंट से कितना भी कम मान के चले तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मिडवल से कितना भी मान के चले, जैसे सल्तनत काल है ना, तुम्हारा मुगल काल है, उसके अलावा जो भक्ति आंदोलन हुआ वो है, उसके अलावा अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य है, दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, तो ये मान के चलो 10 क्वेश्चन के आसपास तो इधर से ही हो जाएंगे। और बाकी मॉडर्न इंडिया के लगभग 10 क्वेश्चन और 5 से 7 क्वेश्चन यहां से निकल करके आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ हिस्ट्री पोर्शन से आएंगे। तो वो कितना बढ़िया चीज है। हिस्ट्री क्वेश्चन से अगर आप 25-30 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन भी मार लिए, तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है, जैसे हिस्ट्री में पिछली बार चंदेल वगैरह राजवंश पूछे गए, है ना। अब हिस्ट्री एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तो आपको जैसे प्राचीन भारत में क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी पड़ेगी, आपको वैदिक काल पढ़ना पड़ेगा, आपको मौर्य काल पढ़ना पड़ेगा, महाजनपद काल, बौद्ध जैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां का साहित्य जो लिखा गया है ना, वो काफी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अब आगे बढ़े तो मौर्योत्तर काल आ जाएगा, शुंग, हुण, कुषाण, है ना, शातवाहन, आंध्र शातवाहन वगैरह ये वंश आ जाते हैं। कुछ दक्षिण भारत के भी राज्य समाहित हो जाते हैं।
और आगे बढ़े तो गुप्त काल आ जाता है। तो ये देखो बर्निंग टॉपिक है, यहाँ से हर बार यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इन टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है। आपके पास 22 दिन बचते हैं, तो आप अपना एक टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर लो कि मुझे हिस्ट्री 3 दिन पढ़नी है, 3 दिन हिस्ट्री पढ़नी है, 3 दिन पॉलिटी पढ़नी है। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लोगे ना, तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे आते हैं वो सबसे लास्ट के दिन के रखना, कि नहीं 15 तारीख के बाद आपको करना है। और जिन लोगों को यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों देना है, तो उनके लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपको क्या करना है, आपको अभी फिलहाल 2-3 दिन अभी आप यूपीएससी बेस पढ़ लीजिए। उसके बाद 1 से लेकर के 17 के बीच में आपको क्या करना है, आराम से पीसीएस का ही सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन निकल करके आएंगे। अब इस तरह से जो क्वेश्चन निकल करके आएंगे ना, मिडवल इंडिया में जाएंगे, तुम्हारा सल्तनत काल के अंतर्गत पहले तो गुलाम वंश फंस जाएगा, है ना। गुलाम वंश से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा खिलजी क्रांति, ठीक है, खिलजी के बाद तुम्हारा लोधी वंश या तुगलक वंश आ जाएगा। तुगलक वंश देख के लोधी वंश में कूद जाइए। सैयद वगैरह इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ, साहित्य इस समय जो लिखा गया, जो आर्किटेक्चर था इस समय का, कल्चर का पोर्शन था, है ना, वो काफी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको आप जरूर देख के जाना। उसके अलावा फिर मुगल काल में जाएंगे, तो मुगल काल में साहित्य कृतियों का हिंदी में अरबी फारसी भाषाओं में अनुवाद होना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो किसने किया, किस प्रकार किया। जितने भी राजा हैं, जितने भी सम्राट हैं, जितने भी शहंशाह हैं, बादशाह थे, उनके जो उनकी क्या बोलते हैं उनको, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, वो जो जिन जिन राइटरों ने लिखी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखा होगा आपने, आर ओ में भी पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। ओके, तो रिपीट क्वेश्चन में हमको एक बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाना चाहिए। क्यों कहता हूं बार बार, क्योंकि उससे काफी सारा चीजें आपको निकल करके आती हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आर ओ में रिपीट कर दिया गया, तो अगर आपको पहले से आपने क्वेश्चन पेपर किया होता तो आपके लिए यहाँ बेनिफिट आराम से मिल जाता। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, अगर हम मॉडर्न इंडिया में जाएं, तो मॉडर्न इंडिया में जैसे गांधी युग, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक इन एवरी एग्जाम, काफी सारा पूछा जाता है ना। उसके बाद जो आजादी के बाद का भारत है ना, उससे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर 100% आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही मिलेगा। और इनकी तैयारी में आपका लैंग्वेज का इशू नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कुछ बदलेगा नहीं। एक बार आपने तैयार कर लिया तो 100% मान के चलिए आपका हर बार काम चल जाता है। ठीक है, और जो लोग कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो भैया आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। अभी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क देने में अच्छा लग रहा है तो वो दे सकते हैं। अगर आपके मार्क में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो भैया छोड़ो, आप सीधे पेपर में जाना, बस प्रीवियस ईयर के 2-4 सालों के क्वेश्चन पेपर कर लो। फिर आता है पॉलिटी का नंबर। अब पॉलिटी में अगर मैं कहूं कि जैसे प्रस्तावना, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आर ओ में पूछा गया, ठीक है, 100% प्रस्तावना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रस्तावना आपको पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार की समानता की बात की गई। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको पता ही होनी चाहिए। फिर जो अ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, ये रिवाइज करके जाना है। उसके अलावा जो समितियां बनी, समिति, है ना, इनसे एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाने के बाद आपके जो भाग हैं संविधान के, भाग, अनुसूचियां, अनुसूची, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये रिवाइज करने से ही होगा, होगा भैया, रिवाइज करने से कोई ट्रिक नहीं है, कोई फंडा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही होगा। रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे। 4 घंटे पढ़ते थे, 6 घंटे कर दीजिए, 8 घंटे कर दीजिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके करिए। अगर उसमें 60% नंबर आपके आ रहे हैं, 50% भी आ रहे हैं, तो 100% आपको ये अटेम्प्ट देना ही देना है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा डीपीएसपी, डीपीएसपी के बाद जो तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये 3 ऐसे बर्निंग टॉपिक हैं जहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% हर बार मिलते हैं, और आपको यही करके जाने हैं। इतना कर लेना, ये मान के चलिए 50% आपने पॉलिटी को कैच कर लिया। ठीक है, 50% पॉलिटी के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, बस इतने ही टॉपिक से।
कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको बस रिवाइज अच्छे से करके जाना है मेरे भाई। ठीक है, इतना रिवाइज कर लेंगे तो आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी यहां से मिल गए तो ये 100% मान के चलिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, कैसे नंबर चुराने हैं मैं बताता हूं। 20 क्वेश्चन आपने हिस्ट्री में रख लिए थे, 10 क्वेश्चन यहां कर लिए, तो ये मान के चलो 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर टाइम निकाल के दम लगा देंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास संसद वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद, हमारी संसद, राज्य विधानमंडल, यूपी का विधान मंडल, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर जिसको बोलते हैं, गवर्नर के अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपके पास आगे टाइम बचता है तो ये सारे टॉपिक हैं जहां से आपको लगभग 8 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप क्वेश्चन मिल गए तो आपके लगभग 38 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो 38 से 40 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट में निकल करके आ गए और सिंपल से हैं, यहां पर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, बड़े आराम से आपके निकल आएंगे। तो है कि नहीं स्ट्रेटजी कमाल की? और स्ट्रेटजी कमाल की नहीं हो तो मुझे गाली देना कि 100% मैं बता रहा हूं कि ये इतने टॉपिक से आपको 100% मान के चलिए 40 क्वेश्चन आपको करने लायक मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। और नहीं तो भैया आपकी पढ़ाई है, आप देखते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकल पाएंगे तो मेंस में कैसे आके जाएंगे। ठीक है, फिर अगले टॉपिक, अगर अगले सब्जेक्ट को मैं रखूं अगले सब्जेक्ट के रूप में और थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो आपके जैसे शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एरियाज, ठीक है, और पंचायत, बस यही 12 से 13 टॉपिक हैं पॉलिटी में जहां पर आपको दम लगानी, हिस्ट्री से कम दम लगानी है यहाँ पे। ठीक है, आपको आपात उपबंध थोड़े पढ़ लेने हैं, आपात उपबंध 1 पेज का टॉपिक है। ठीक है, बस समझ के पढ़ना। और आपात उपबंध हो गए, उसके बाद संविधान संशोधन, बस इसने कर लो। ठीक है, और बाकी करंट में जैसे करंट सिनेरियो में तो वो तो मैं बात में डिस्कस कर लूंगा। आपात उपबंध, तो ये 10-12 टॉपिक हैं जहां पर आपको मिनिमम मेहनत करके मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। आपको 40-42 क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे, आपको बड़े आराम से आप कर लेंगे, यहां सिंपल टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें, तीसरे सेगमेंट में जियोग्राफी को रखूंगा। ठीक है, हर पिछली बार 11 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से है, लगभग 11 ही क्वेश्चन, लगभग 22 क्वेश्चन कहां से आए, ज्योग्राफी पोर्शन से आए। अब ज्योग्राफी पोर्शन में पहली चीज तो उत्तर भारत की नदियां, जो 3 नदी तंत्र हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदी तंत्रों से एक आधा क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा बृहद टॉपिक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर नीचे आए तो गंगा वो महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये 4 नदी तंत्र हैं। नर्मदा, ताप्ती भी अरब सागर में, जैसे आर ओ ए आर ओ में पुलिस, यूपी पुलिस में वगैरह पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को पेपर करने से बेनिफिट मिलता है, 100% बेनिफिट मिलता है। आपको एक ट्रिक जानने को मिलती है, आयोग क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। अगर आपके बाद ये ट्रेंड पता लग गया ना कि आयोग इन जगहों से क्वेश्चन पेपर पूछता है, तो 100% मान के चलिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आपको रिस्क नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब चाहे 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हो, चाहे 6 के 6 लाख पेपर देने जाए, आपको डर नहीं लगेगा बस इतने टॉपिक करने के बाद। ठीक है, फिर आपका भारत का भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में जैसे आपका नदियां, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीजें कर लेना। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपका एग्रीकल्चर पोर्शन आ जाएगा, है ना, कृषि, जलवायु, पर्यावरण को अगर इसी में समेटें तो प्रदूषण वाला चैप्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जलवायु, प्रदूषण, ये तीनों एक जगह से आप किए जा सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है, आपको मास्टरी नहीं करनी। अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 11 क्वेश्चन, जैसे आर ओ में टफ थोड़े ज्योग्राफी के जो अंतर हाँ, इंटरनेशनल ज्योग्राफी आई है ना, जो संसार का भूगोल जिसको बोलते हैं ना, है ना, वो जो ज्योग्राफी आई ना वो बड़ी टफ थी। ऐसी ऐसी जगहों के पूछ लिया गया जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो इसका मतलब अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इतना मतलब बड़ा लग रहा है तो क्यों कर रहे हो भाई, भारत के भूगोल को अच्छी तरह से तैयार करो, 7-8 टॉपिक पकड़ लो, आराम से आपका हो जाएगा।
उसके बाद मृदा, मृदा वाला चैप्टर आ जाएगा। मृदा के बाद आपका परिवहन वाला देख लेना, परिवहन वाला चैप्टर। अब परिवहन वाले चैप्टर बस इतना कर लोगे ना तो इतना आराम से यार आपका हो जाएगा। 100% मान के चलिए आप 7-8 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है ना। तो कितने हो गए, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए आप। अब आपको करने कितने हैं, 40 क्वेश्चन और पकड़ने हैं। अब 40 क्वेश्चन 3 टॉपिक में, ठीक है, 3 या 4 टॉपिक, ठीक है। देखो सिंपल सा है। अगला आता है पर्यावरण, पर्यावरण को अभी अभी रख लेते हैं, है ना, इको, ठीक है। अब इको में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में भी यही बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर है ना, इस तरह के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद बजट, पिछली बार राज्य बजट से भी क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया तो हो सकता है अंतरिम बजट के विषय में पूछ लिया जाए, या हो सकता है बजट कैसे आता है, बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक कब पारित किया जाता है, ठीक है, बहस कब की जाती है, तो ये सारी अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। बजट के बाद कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं किसकी, राज्य सरकार जिसका पेपर देने जा रहे हो, और केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार। और इसमें आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए, केंद्र प्रायोजित योजना, योजनाएं 3 तरह की होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्रक योजना, है ना, और राज्य सरकार की योजनाएं जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए किन राज्यों को किस हिसाब में। जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें कुछ पैसा केंद्र देता है, कुछ राज्य देते हैं। जैसे मनरेगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उसमें 100% केंद्र सरकार देती है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपका एग्रीकल्चर, कृषि वाला पोर्शन जो इकोनॉमिक्स का है ना, फसलें, ये सारी, तो ये ज्योग्राफी में मिला के पढ़ लो या इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल पढ़ लो, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, योजना आयोग, तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, एक आधा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। उसके बारे में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं, भाई 2017 से प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया, नीति आयोग ने अपना काम शुरू किया, ठीक है। तो ये जो इनके पॉलिटिकल एंगल जो हैं प्लानिंग कमीशन के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, उसके अलावा नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है, ये कौन कौन से रिपोर्टों का प्रकाशन करता है, तो इस तरह की चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। तो ये जो तुम्हारा बेसिक इकोनॉमी के 4-5 चैप्टर हैं उनसे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन हो गए 60 से 65 आपके, ठीक है। इतना हो गया, सिंपल सा है। और करीब 5 से 10 टॉपिक ही इकोनॉमिक्स में है, 3-4 दिन में बड़े आराम से कवर किया जा सकता है। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं आपका पर्यावरण। जितने टॉपिक मैं मार्क करते जा रहा हूं ना उनको जरूर रिवाइज करना, है ना। ये लास्ट नहीं है कि नहीं बस इतना ही कर लिया, भाई सर ने बताया था इतना कर लो बस हो गया, नहीं, और भी कर सकते हो आप, लेकिन ये ऐसे बर्निंग टॉपिक हैं कि आपकी चाहे जितनी किस्मत खराब हो लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। पर्यावरण में देखो तो सबसे पहला प्रदूषण वाला चैप्टर आपको करना है। प्रदूषण वाला जितने भी भारत सरकार के तुम्हारे क्या बोलते हैं, लगभग 54-55 तुम्हारे टाइगर रिजर्व हैं, वेटलैंड, खासकर यूपी की विशेष वेटलैंड्स, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन। उसके बाद जो मीटिंग्स हुई हैं, जैसे ओजोन डिप्लीकेशन के लिए है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, UNFCCC है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनके बारे में चुप इसलिए हो गया था ना कि एक हमारे यहाँ पड़ोस में एक बाइक से तेज, इतनी तेज जाता है क्या बताऊं मैं आपको,
ठीक है। तो मीटिंग्स वगैरह के बारे में इनसे पता होना चाहिए आपको, और इसमें आपको मास्टरी नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी, आता तो ठीक है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाना है आपको। ठीक है। उसके अलावा जितनी वेटलैंड हैं, झीलें हैं, झील्स, है ना, इनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, यूनेस्को, यूनेस्को क्या करता है ना, कुछ ऐसी साइट्स को मंजूरी देता है ना। और यूएनएफ ट्रिपल सी, रेड डाटा, इनको देख लेंगे आप, तो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा ही रहेगा आपको। बस इतना हो गया, बस इतना ही करना है पर्यावरण में भाई, और कुछ नहीं करना है। यूपी के लिहाज से इन्वायरमेंट में थोड़ा सा देख लेना है। कुछ भारतीय कानून है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण एक्ट, जल प्रदूषण एक्ट, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए काम कर जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपका पर्यावरण में कर लोगे, एनवायरमेंट और जैव विविधता। और हाँ, एक चैप्टर है जैव विविधता, और उसके अलावा एक चैप्टर है कृषि, है ना। ये दो चैप्टर स्पेशली कर लेना। कृषि वाला चैप्टर तो इकोनॉमी, पॉलिटी और उसमें कॉमन हो जाएगा। ये कृषि को मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन ठीक ठाक पूछती है। और दूसरा, अभी किसान आंदोलन हो रहे हैं भारत में, है ना, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पंजाब के किसान दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन जबरदस्त चल रहा है ना। सरकार से बात बन नहीं रही है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो समय की बात है। फिलहाल आपको अब अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ना चाहिए वो इतनी चीजें हैं। ठीक है। पर्यावरण हो गया, तो हमारे लगभग हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा मैं आपको। फिर आता है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो मैं सबसे ज्यादा आपको बताऊंगा फिजिक्स और बायो। केमिस्ट्री से 1 से 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, करीब 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। बायो पोर्शन में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स जैसे आपका मापन चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर है, चुंबकत्व का चैप्टर है, तो इन 3 चैप्टरों से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद बायो ग्रुप में जैसे आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, बीमारियों के बारे में, कुछ रिसेंट अपडेट हैं अगर कोई है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको बायो में पता होनी चाहिए। बायो के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। देखा आरओ आरओ का एग्जाम आपने देखा। और दूसरा, देखो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर करना ही करना है। देखो पढ़ना तो ही है आपको बेसिक। दूसरा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, चाहे आरओ का हो, आरओ का हो, या पीसीएस 2023 हो, 23, 22, 21, 20, इतने क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा ये तुम्हारा साइंस एंड टेक का पोर्शन करना है। दूसरा, इसरो का कोई अभी एक उपग्रह लॉन्च किया गया, मंगलयान, ठीक है, चंद्रयान, तो इस तरह के जो मिशन हैं उसमें कौन सा रॉकेट, भाई कौन कौन से रॉकेट लॉन्च हुए, एसएलवी होता है, पीएसएलवी होता है, उसके बाद जीएसएलवी होता है ना। उनमें कैटेगरी, सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहां पर आपने 50% भी कर लिया तो आपके सारे पाप धुल गए, लगभग आप 90 नंबर के आसपास पहुंच गए। इतना करके लगभग 90 नंबर पहुंच गए। अब एक सिंपल सा और चीज बता देता हूं आपको, फिर आता है यूपी। भैया हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बार पूछे जाते हैं। इस बार देखा होगा आरओ, एआरओ जो रिसेंट यूपी पीएससी ने एग्जाम कराया है, इसमें भी यूपी के ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले यहाँ का इतिहास, खासकर 1957, 1857, 1947 रिवोल्ट, इनके विषय में, इनसे लेकर के इनसे तक यूपी का जो योगदान रहा इसमें, वो आपको याद होना चाहिए। कुछ प्रमुख नाम हैं, ठीक है, नाम, पर्सन इन हिस्ट्री, जैसे तुम्हारा किसान सभाओं, अवध किसान सभा का जवाहरलाल नेहरू वगैरह हो गए। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जहां आपको पता ही होना चाहिए। यूपी के बारे में, जब से सरकार का गठन हुआ, यूपी का गठन कब हुआ, संयुक्त प्रांत कब बना, है ना, यूपी का स्थापना दिवस कौन होता है, यूपी की क्या क्या चीजें खास हैं। कुछ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है जैसे यूपी की, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेशल प्रोजेक्ट हैं,
है ना। जो तुम्हारा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बन रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है, कौन सी सरकार है। और इतिहास हो गया। इतिहास के बाद यूपी की पॉलिटी, जैसे राज्य विधानमंडल के बारे में कुछ नियम कानून है। बजट, BUDGT, बताओ बजट की स्पेलिंग ये होती है भैया, हम तो BU कुछ और सोच रहे थे, है ना। जोक सपाट। ठीक है, तो यूपी का बजट आपको पता ही है, अभी आया है, मैंने क्लासेस में डिस्कस भी किया है, सारी योजनाओं के बारे में बताया, जो 50-60 योजनाएं हैं और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वो हो गया आपको। उसके अलावा अगर पर्यटन, यूपी की एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, कुछ प्रमुख जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, जैसे वन अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, है ना, शक्कर अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। तो इस तरह की चीजें कहाँ पर हैं, कौन से स्थान पर है, मिलान वाले क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और मिलान वाले में ज्यादा देखो, वहां ट्रिक काम करती है। दो आपको पता है तो चारों सही हो जाएंगे, अगर दो आपको नहीं पता, एक भी पता है, तो भी कॉमन सेंस निकाल करके हो जाएंगे। और करीब 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, 5-6 क्या, करीब 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आप सिंपल कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतना पूछा जाना है आपसे। ठीक है, और यूपी का इकोनॉमी में बजट देख लेना, और कुछ चीजें हैं जैसे जनसंख्या वगैरह से अब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आ जाएंगे तो एक आधा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ कम है लिंगानुपात, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है ना, कौन जिलों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सघनता कितनी है, पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जलवायु आपको पता ही है, नदियां कौन कौन सी होती हैं। हाँ, भूगोल, नदियां, उसके बाद पक्षी, पक्षी केंद्र है ना, पक्षी केंद्र, घड़ियाल प्रजनन केंद्र। उसके अलावा नदियां, नदियां काफी इंपॉर्टेंट हैं यूपी की, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, गंगा नदी कैसे क्या, यमुना वगैरह का संगम वगैरह कहाँ क्या कैसे क्या है। उसके अलावा ये देखो फिर बाइक लेके आया है, आवाज सुनी। नदियों के अलावा झीलें यूपी की, ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगर यूपी में है, जैवमंडल आरक्षित रिजर्व, वो ऊपर वाले में नहीं बताया इसलिए इधर बता रहा हूँ। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। उसके अलावा क्या बोलते हैं, पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य 10-12 है यूपी में, उनके बारे में। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है। टाइगर रिजर्व यूपी में तीन ही है, दुधवा है, पीलीभीत है, उसके अलावा इटावा सफारी है, लायन सफारी जिसको बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। तो इतना कर लेंगे तो ये मान के चलिए लगभग 120 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे बस इतने टॉपिक से। और करंट इवेंट तो आपको करना ही करना है। क्यों करना है भाई, करंट घटना चक्र, ठीक है। फर्स्टली घटना चक्र को आपको देखना है, और ऐसा नहीं घटना चक्र रॉकेट साइंस है, और जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, मैगजीन, जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवाइज करते रहें। यूपी विशेष पढ़ना ही पढ़ना है, यूपी का रिसेंट डेवलपमेंट जो है वो पूछा ही पूछा जाएगा। उसके अलावा जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट की चीजें हैं, जैसे अभी श्रीलंका मालदीव विवाद हुआ, है ना, आरओ यारो में तो क्वेश्चन पेपर ने, आरओ यारो में तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसमें पूछ लिया गया, यूपी स्पेशल में लगभग क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कि किससे स्थलीय सीमा नहीं मिलती है, किस देश से, एक में नेपाल दिया था, म्यांमार दिया था, बांग्लादेश दिया था। ठीक है, सबसे तो मिलती है भाई, मालदीव से नहीं मिलती, तो सीधी सी बात है आप मालदीव को फिर एक बार लेके आए। तो इसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय जो भी आप पढ़ सके, है ना, नेशनल इंटरेस्ट जो भी है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुद्राओं के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर करना है। फिर अंतिम बात पे आते हैं, आपको मॉक देने चाहिए या नहीं। देखो, मॉक से क्या है, आपकी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम टेस्ट के लिए। पीटी टेस्ट में प्रैक्टिस ही मस्ट है, प्रैक्टिस जितनी जबरदस्त है आपकी, तो आपको एक ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करने हैं, प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज करें, सब्जेक्ट वाइज, या आप फुल लेंथ करें, दोनों कर सकते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट वाइज करने के बाद आपको फुल लेंथ करना है। अगर फुल लेंथ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज की भी जरूरत पड़ती नहीं, आप फुल लेंथ में ही डटे रहें। क्यों प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, एक तो आपको टाइमिंग समझ में आ जाएगी, टाइमिंग आपकी सेट हो जाएगी। दूसरा आपका क्या होता है ना, कि आपको पता होता है ना कहां पर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस हिसाब से मुझे क्वेश्चन पुटअप करना है, किस सब्जेक्ट में मुझे कम कितना टाइम देना है। ये आपको एकदम क्लियर माइंडसेट होता है। अगर आप एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लें। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो भाई नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो छोड़ो मॉक टेस्ट को, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कस के कर लो। कम से कम 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके जाओ, 100% करके जाओ। तुम्हारा साइंस एंड टेक के क्वेश्चन मिल जाएंगे उससे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, करीब 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। कम से कम आपका एक आइडिया तो मिल जाएगा। मार्क जैसे ओएमआर सीट बहुत सारे लोगों को भरना नहीं आता। आरओ में मैं ड्यूटी कर रहा था तो मुझे पता चला काफी बच्चों ने क्या किया है कि जहां आरओ में वो बुकलेट नंबर लिखना था ना, वहां पर रोल नंबर ठोक के आ गए। ठीक है, अपना रोल नंबर ठोक के आ गए, गोले भी काले कर डाले। तो ये सब नहीं करना है। ओएमआर आपको नेट पे मिल जाएगी। पीसीएस की ओएमआर यार मैं किसी वीडियो में दिखा दूंगा तो किस तरह ओएमआर को भरना है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया गया, ओएमआर आपकी गलत हो गई तो पूरे क्वेश्चन पेपर का मटिया मेट हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है, इतना करना है आपको। दूसरा, चिंता नहीं करनी आरओ में क्या होगा, जो होगा समय के साथ देखा जाएगा। अगर री एग्जाम होगा तो हम देंगे, भाई यही तो करने बैठे हैं हम। ठीक है, आप एग्जाम देंगे, हम तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो इतना करना है आपको, इतने टॉपिक्स तैयार करने हैं, ऐसे ऐसे तैयार करने हैं। 22 दिन है, कम नहीं होते, बहुत ज्यादा भी नहीं है ना। जितनी आप मेहनत कर लेंगे, शादी वादियों का सीजन चल रहा है तो कम से कम टाइम में निपटा लीजिए। ठीक है, और 17 मार्च आ रही है। ओके, पेपर भी है आपका, तो इंटरटेन के साथ पढ़ाई करिए, बेहतरी के साथ थोड़ा सा मेहनत करिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा हमें। जहां पर आपको दिक्कत समझ में आ रही है, जो टॉपिक को समझने में, वो भी बताइएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।